नमस्कार, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और नमस्कार सभी साथियों को। और मेरा कुछ अनुभव है जो 4 साल हो गए हैं लगभग जैविक खेती करते हुए। मैं अपने गांव पे इंदौर से जो 200 किलोमीटर दूरी पे है। और कुछ कुछ उसके पहले जो मैंने सीखा समझा तो वो अनुभव सबके साथ बांट रहा हूँ। तो आज जिस पे हम बात करेंगे वो 2-3 नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उसको गंगा माँ मंडल बोलते हैं, कुछ आहार मंडल बोलते हैं। तो बेसिकली ये गांधी जी के डिसाइपल रहे हैं प्रोफेसर दाभोलकर, जिन्होंने प्लेंटी फॉर ऑल करके एक बुक भी लिखा है। और उनका ये कहना था कि कुछ भी इस दुनिया में वेस्ट नहीं है। जमीन से लेके इंसान तक सब कुछ काम का है। छोटा से छोटा जानवर भी सब काम का है। तो उन्होंने इस प्लेंटी फॉर ऑल हमारी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और उन्हीं ने ये गंगा माँ मंडल या आहार मंडल कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें बेसिकली इसका थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये था कि ये जो मंडल होता है ये 30 फीट का एक डायमीटर का एक गोला है, जिसमें एक 5-6 लोगों के संख्या का जो एक परिवार होता है उसका पूरा न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन खत्म होता है, एक न्यूट्रिशन मिलता है। और जो कुछ बचता है उससे उनका उसको बेच के उनसे उनका आय भी होता है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ जो रूरल लाइफस्टाइल है या जो आदिवासी गांव है वहाँ पे हर परिवार जो अब जो हम लोग माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं और उनका न्यूट्रिशन इरेडिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें केवल 30 फीट डायमीटर का एक गोला चाहिए। उसमें चूंकि ट्राइबल्स में यूजुअली मैंने भी जो घुमा है और जो जितना लोगों से अनुभव सुना है कि पैसे जो आते हैं वहां पे ड्रिंकिंग का बहुत कल्चर है। तो वो पैसे जो दिन भर में 100-200 रुपए कमाए वो रात को दारू पी गए, तो वो बच्चे मालनूट्रिस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ढंग से भोजन नहीं मिलता है, पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये जो है ये उनका आहार मंडल उनके घर में रहेगा। बच्चे स्कूल से आए, उन्होंने अपना 2 ककड़ी तोड़ लिया, 2 गाजर तोड़ लिया और वो खा लिया। जो कुछ बचा उन्होंने बेच दिया तो उससे 50-100 रुपए मिले, इससे उनका जो भी खर्चा है वो उन्होंने चला लिया। तो बेसिकली ये उस घर के पोषण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं एक बार आपको वो स्क्रीन शेयर करता हूँ और उससे आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिकली एक 30 फीट डायमीटर का एक सर्कल है, जिसमें सबसे इनर सर्कल जो है वो 3 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा है। उसके बाद वाला सर्कल 8 फीट पे है, उसके बाद वाला 15 फीट पे है और सबसे बाद बाहर वाला जो है वो 30 फीट पे है। इसमें अलग अलग फसलें लगी हुई हैं। जैसे सबसे सेंटर में बेसिकली और इस कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे सेंटर में हम लोग 3 फीट गहरा गड्ढा जो 6 फीट डायमीटर का है उसमें पानी भर के रखेंगे और उसमें जो हमारा राइस हस्क है या जो भी भूसा है वो भर के रखेंगे। और हमारा जो डेली कोर्स है जो जिसमें पानी इन्वॉल्व है, जैसे हम नहाना है, बर्तन धोना है, वो सारे काम वहां करें। और वो जो पानी वहां से निकलेगा वो ओवरफ्लो होके इस पूरे सर्कल में डिसिपेट होगा, जिससे इनको इरिगेशन या इनको जो पानी है वो मिलेगा। तो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इसमें सबसे बाहर से अंदर जाने के लिए 7 रास्ते दिए हुए हैं। उनके 1 2 3 4 7 नंबर हैं। तो सबसे बाहर से सीधा आप सेंटर में जा सकते हैं। ये 7 रास्ते हैं। तो ये जो है ये सीधा आपको सेंटर में लेके जाने का काम करते हैं। इन रास्तों के दोनों साइड में अलग अलग तरह की बेल वर्गीय सब्जियां लगी हैं। जैसे उनके अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग सब्जियां लिखी हुई है। कुकुम्बर है, अपना लौकी, गिलकी, करेला, ये सारी जो एक चौला फली है, ये सारी भाजियां लगी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं यादी हमारे जो गांव के घर की महिलाएं हैं वो सुबह जब अपने पानी की बाल्टी लेके जाएगी साथ में अपने अंदर, तो पानी की बाल्टी के साथ साथ वो जैसे जैसे किसी भी एक रास्ते से जैसे जैसे अंदर जाएगी तो वो उस रास्ते में लगी हुई, जैसे मान लो वो आज 1 नंबर रास्ते से अंदर घुसी, उस रास्ते में लौकी की गिलकियां दोनों, लौकी की बेल दोनों साइड लगी हैं। तो वो उन लौकी को तोड़ेगी, वहीं रखेगी और जो निंदाई गुड़ाई है उस रास्ते के दोनों साइड की वो करते हुए सेंटर में जाएगी। वहां जो पानी की बाल्टी वो लेके गई है उससे उसका जो रोज का काम है वो करेगी और जब वापस आएगी
उसी खाली बाल्टी में वो जो सब्जियां उसने तोड़ी है, उन सब्जियों को उस बाल्टी में रख के वो वापस घर आ जाएगी। तो एक तरीके से वो जो एक बाल्टी पानी था वो उस एक पट्टे में इरिगेशन का काम करेगा। वो जो निंदाई गुड़ाई होगी उससे वो मिट्टी खुली रहेगी, हवा मिलेगी, जो खरपतवार है वो खत्म होगी, और उसको उस दिन के लिए लौकी की या गिलकी की सब्जी मिल गई। अगले दिन सुबह वो वापस वही रूटीन फॉलो करेगी, पर 2 नंबर रास्ते से अंदर जाएगी जिसमें तुरई की फली लगी है। तीसरे दिन तीसरे नंबर रास्ते से अंदर घुसेगी जिसमें तीसरी बेल लगी है। ऐसे करके वो 7 दिन 7 रास्तों से अंदर घुसेगी और 7 दिन 7 तरह की उसको सब्जियां मिलेगी। एक नंबर फिर जब पहला नंबर का है उसमें वापस नंबर आ जाएगा, फिर उसको वापस वही सब्जी 7 दिन में बड़ी हो जाएगी, तो उसको उसका उसका रास्ता आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 7 दिन उसको 7 तरह की सब्जियां मिल रही हैं। बीच के जो पट्टे हैं उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग कोई ट्यूबर्स लगे हैं, कहीं पे टमाटर लगा है, कहीं पे भिंडी लगा है, कहीं पे प्याज और लहसुन लगा है। हर हर बॉक्स में जैसे आपको यहाँ पे दिखेंगे तो 14 बॉक्सेस आपको अलग अलग दिखेंगे। 14 बॉक्सेस में कम से कम 25 से 28 तरह की चीजें लगी हैं। गाजर, चुकंदर, मूली से लेके मिर्ची, आलू, टमाटर, भिंडी, गन्ना, सब कुछ उसमें है। और ये सब हम बात कर रहे हैं केवल एक 30 फीट डायमीटर के सर्कल में। सबसे सेंटर में जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है गोला, वो एक गड्ढा है जिसमें हम राइस कस और खाद भूसा भरा हुआ है। उसके आसपास जो एक छोटे छोटे कलरफुल डॉट दिख रहे हैं जो एक चूड़ी नुमा है, उसमें बड़े पेड़ लगे हैं। जैसे 4 केले के हैं, 4 पपीते के हैं, 8 हल्दी के हैं और 16 मक्के के हैं। तो ये एक सर्कल का काम करते हैं, और ये वो पेड़ हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी लगता है। जैसे केले को बहुत पानी लगता है, सेंटर में उनको आसपास लगाया है उनको, और ये एक वॉल का काम करते हैं जो आपका एक एक आपको जो वहां पे आप सेंटर में रहोगे तो आपके आसपास एक दीवार जैसा बन जाएगा। और उसके बाद से फिर आपके सारे बॉक्सेस शुरू हो जाते हैं। आपके पास अलग अलग रास्ते हैं अंदर जाने के लिए, और अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग बॉक्सेस में लगी है। तीसरा जो concept है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में गड्ढा है, उसमें पानी भरेंगे, और ये 7 रास्ते अलग अलग 7 जगह से अंदर जाने के लिए हैं। और जो आसपास गड्ढे खोदे हुए हैं वो इसलिए खोदे हैं ताकि उसमें वो खाद वाली मिट्टी अच्छे से उसको भरेंगे, और फिर वो लाइफ लॉन्ग वो मिट्टी काम आएगी, जिसमें आपको इसमें करीब 1.5 महीना फर्स्ट प्रोडक्शन में लगता है, और ये करीब 3 महीने में पीक प्रोडक्शन पे आ जाता है। और उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग आप इसको मेंटेन करते चलें तो ये आपको पूरे टाइम सब्जियां और भाजियां और जो भी आपको लगता है वो देगा। सेंटर में गड्ढा है और ये 7 रास्ते अंदर जाने के हैं। आपको और क्लियर दिखेगा, 7 रास्ते हैं, और ये जो गड्ढे दिख रहे हैं इनमें अभी खाद वाली मिट्टी भराएगी। सबसे सेंटर में वो खाली रहेगा। अब इसमें जो है हम ये एक एक नेचुरल इको फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर दीपक सचदे ने अमृत मिट्टी का, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो गड्ढों में अमृत मिट्टी भरेंगे जिसमें तरह तरह के पेड़ों के पत्ते, भूसा और टॉप सॉइल 1 इंच की वो मिट्टी मिला के इसमें भरी हुई होती है। तो वो अमृत मिट्टी भरेंगे, और इसमें फिर गोबर, गौमूत्र, गुड़ का मिक्सचर जिसको अमृत जल बोलते हैं। जैसे 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र में 10 ये अपना 10 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ के साथ, और यदि गुड़ नहीं है तो 5-6 पके हुए केले या 2 गिलास गन्ने का रस, या फिर कोई भी मीठी चीज जैसे जैक फ्रूट हुआ, कोई भी मीठी चीज हम लोग उसमें डाल सकते हैं जो फर्मेंटेशन का काम करे। तो हम लोग जो गोबर के जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम लोग बेसिकली 3 दिनों में मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको फिर 4th डे हम लोग इसमें स्प्रिंकल करते हैं। तो ये अमृत मिट्टी में जब अमृत जल का स्प्रे करेंगे या ड्रिंच करेंगे तो ये मिट्टी हमेशा सजीव बनी रहेगी। जो पेड़ पौधे हमने उसमें लगाए हैं उन्हीं के पत्ते और उन्हीं की जड़ उस मिट्टी में जब वापस मिलेंगे तो अपने न्यूट्रिशन का पूर्ति वो खुद करते रहेंगे। और यदि केवल पूरी 100% क्ले सॉइल है तो उसमें थोड़ा सा सैंड मिला के और फिर खाद मिला के हमको इसमें भरना है। और यदि पूरी सैंडी सॉइल है तो हमको उसमें थोड़ा सा क्लेई सॉइल मिलाना है, जैसे काली मिट्टी हुआ, तो हमको वैसा भर के और फिर ये हमको पिट बनाना है। इसमें ये एक बार का काम है, और आपको हमेशा के लिए फिर इसमें थोड़ा थोड़ा काम रोज करना रहेगा। आपको हम राउंड द ईयर सारी चीजें मिलेगी। ये एक शॉर्ट में आपको पूरा आर मंडल जो गंगा माँ मंडल था, एक आदिवासी महिला ने ये सदर्न इंडिया में एक महिला ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए उनके नाम पे ही इसको नाम रखा गंगा माँ मंडल।
और ये जरूरी नहीं है कि कोई ट्राइबल या कोई गांव में ही करे, हमारे भी शहरों में भी यदि कोई प्लॉट हमारा खाली पड़ा है या आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ हम लोग वीक में एक बार कभी जाते हैं और वहां पे हमने चौकीदार रखा है या हम लोग शुरू करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही हो, हमारे घर पे भी यदि इसमें कुल 700-750 स्क्वायर फीट जगह लगती है, यदि हमारे घर पे भी ऊपर जगह है जिसमें हम सर्कल नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ और तरीके के से एक रेक्टेंगल में हम लोग रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल ऐसा कुछ शेप देके हमारे घरों में भी ऊपर हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो एक हर फैमिली की अपनी जो घरों की नीड होती है वो सारी चीजें फुलफिल करती है। तो इसमें जो है मालनरिशमेंट पर टारगेट किया है, फोकस किया है, और एम्पावरमेंट पे इस तरीके से किया है कि महिला, आदिवासी महिला यदि दिन भर कमा के 100-150 रुपए लेके आई और शाम को पति ने छीन लिया और दारू पी गया तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है, वो अपना घर कैसे चलाए, अपने बच्चों के लिए चीजें कहाँ से लेके आए, तो उसको वो यहाँ से एटलीस्ट न्यूट्रिशन की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी, जो 1-2 किलो 4 किलो एक्स्ट्रा निकलता है वो उसको बेच के 50-100 रुपए वहां से भी कमा सकती है और अपना खर्च आराम से खर्च भी चला सकती है, और माल नरिशमेंट पे, माल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा इस पे काम किया जा सकता है। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से इससे कंट्रोल होती हैं। कई एरियाज में इस पे डेमो हुए हैं, कई जगह काम भी हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो आईटी खड़गपुर पास आउट है और अभी लगभग 2 सालों से केवल वो आहार मंडल पे ही काम कर रहा है। तो वो उड़ीसा में है, उड़ीसा में काम कर रहा है और लगभग अभी तक 700 या 800 आहार मंडल वो अलग अलग जगह बनवा चुका है। तो काफी अच्छी चीज है, और एक बार जो बनवा लेता है वो एक दूसरे को देख के तो उनको खुद को समझ में आता है कि यदि हमने सिर्फ आधे घंटे का मेहनत किया तो हमारा कम से कम 100 से 150 रुपए का जो खर्चा सब्जी और मसाले पे होता है वो कम हो जाता है। तो काफी अच्छी चीजें हैं, और हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे आसपास कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर ऑफ क्या अभी? अभी ऑन है। अच्छा, नहीं, हो गया है अभी। हाँ, बहुत ही नॉवेल कंसेप्ट है। मैं पुरी साहब को आमंत्रित करती हूँ अपने विचार रखने के लिए। मेरे सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श प्रणाम, सबको नमस्कार। बहुत आनंद आया साहब, ये जो कॉन्सेप्ट ये वाला इन्होंने तथागत जी ने सुनाया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कोई दाभोलकर जी ये बता रहे हैं, दाभोलकर जी ने इसको प्रचारित किया है, किसी महिला ने साउथ की ये कॉन्सेप्ट दिया था पहली बार। ये अगर मतलब गांव में ज़्यादा प्रचारित हो जाए और अगर 50% भी गांव के लोग इसको अपना लें तो आई थिंक ये एक लहर की तरह से पूरे देश में फैल सकता है। और ये बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड कॉन्सेप्ट है, और इसमें मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी अपना इनपुट दे सकती हैं कि ये बैलेंस्ड डाइट की तरफ भी हेल्प करने के लिए भी एक कदम है। और सब तरह की पत्तेदार सब्जियां और दूसरी चीज़ें, मौसम की सब्जियां, मौसम के फल, तो एक बैलेंस डाइट का अप्रोच भी है इसके अंदर। और बहुत ही नोवेल आइडिया, मैंने तो आज तक सुना नहीं था इसके बारे में। ये जानकारी बहुत आई ओपनर है मेरे लिए, और तथागत जी ये आपने जो शेयर किया उसके लिए आपको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और बहुत आपको ये जानकारी वाकई में बहुत लाभप्रद है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं रश्मि जी को आमंत्रित कर रही हूँ। अनम्यूट अनम्यूट आवाज। हाँ, नमस्ते। आप सभी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई आज फिर से भी। आवाज आ रही है ना?
हाँ, जी जी। एक्चुअली आपने जो कंसेप्ट रखा है सर, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब हम हमारे इसमें रोज बहुत सारे फार्मर्स को मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये मैं जो अपनी गांव की महिलाएं हैं उनसे मैं डालना चाहूंगी, उनको बताना चाहूंगी कि ऐसा भी आप आपके घर के लिए कर सकते हैं, जिससे अरे एक फुलफिलमेंट हो जाता है। सब कुछ मिल रहा है इसमें, ये जो है यानी सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये बहुत ही पसंद आया मुझे ये कंसेप्ट। और यानी एक फुलफिल जो डाइट बोलते हैं, वो एक उस घर को, उस फार्मर के घर को मिल सकेगा। यदि कोई एक फार्मर है जो कॉटन निकाल रहा है, सोयाबीन निकाल रहा है, तो वो थोड़े से जगह में ये कंसेप्ट डाल के उसके घर की जरूरतें पूरी कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने बहुत अच्छा ये कंसेप्ट ये लाया है, बहुत सही। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रश्मि जी। थैंक मैं यू। अनिल जी को आमंत्रित करूंगी विचार रखने के लिए। गुरविंदर जी कुछ बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट। सिंह हाँ जी, साहब हाँ कुछ जी, बताना चाह जी रहे जी। हैं। हाँ, मेरे मन में एक प्रश्न था तथागत जी आपसे, वो मैं अपनी बात में भूल गया आपसे पूछना। आपने कहा था कि वो जो अपना दैनिक कार्य महिलाएं करती हैं, सुबह उठ के कोई बर्तन साफ करना है या कोई सब्जी तरकारी धोनी है या आई डोंट नो, उसमें साबुन का इस्तेमाल भी अलाउड है या नहीं, क्योंकि उस हाँ, पानी में साबुन जाएगा तो वो उन नुकसान सब्जियों करेगा। में जब उससे हाँ, हाँ, तो उसमें वो उसमें थोड़ा सा हमको, हाँ, क्लियर मतलब करेंगे आप उसमें जैसे प्लीज। बर्तन धो रहे हैं तो उसमें राख का या मिट्टी का इस्तेमाल करें। और पहले तो नहाने के लिए भी जो तालाब की जो मिट्टी बह के आती थी उसको पर्टिकुलर निकाल के छान के और फिर उसी मिट्टी से बाल धोए जाते थे। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो ट्रेडिशनल थी, जैसे संतरे के छिलके को पीस के उससे फेस पैक बनाते थे, उसी का साबुन जैसा यूज हो जाता था। मुल्तानी मिट्टी का यूज होता था, तो वो हमको वही यूज करना पड़ेगा। केमिकल तो हम उसमें नहीं जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम लोग को एक्चुअली रिवर्स गियर लगाना है और हमारे प्राचीन काल में जो पद्धतियां थी वो सबको वापस लाना है। मैं अनिल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हाँ, नमस्ते जी सारे ग्रुप को। और तथागत साहब को मैं सेकंड टाइम सुन रहा हूँ। उनका शुरू से ही मेरा पहला जब उनका लेक्चर सुना था तब भी उनके बातों में एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि उनके कुछ 2 मित्र भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं उड़ीसा में, और उस मित्र ने उड़ीसा जैसे जो वहाँ पे काफी पिछड़े लोग हैं, वहाँ पे ट्राइबल्स भी ज्यादा है, और क्लाइमेट के हिसाब से भी वहाँ पे काफी मतलब प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भी 60-70 लोगों को उन्होंने किसी से करवाया है छोटे छोटे लेवल पे। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये ट्राइबल के लिए है क्यों, मेरे मन में ये आया है कि जैसा भी पुरी साहब ने बोला, ये बैलेंस डाइट की तरफ हम जा रहे हैं। देखो सर्कल है, बीच में हम लोग उसका न्यूट्रिशन बना रहे हैं, कितना बढ़िया है। और आप उस सर्कल के सेंटर पॉइंट से वो न्यूट्रिशन लेके किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको वहां पे फ्रूट के भी प्लांट है, लीफी वेजिटेबल्स भी है, जो दूसरे फ्रूट वेजिटेबल्स भी है। तो मैंने देखा कि मेरे अभी ये ध्यान में नहीं आया कि हम बहुत बड़े बड़े फार्मर्स के पास मिलते हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर वो ठीक है, वो कोई कॉटन उगाता है, कोई अंगूर उगाता है, कोई पोमग्रेनेट उगाता है, लेकिन उनके घर में अच्छी अच्छी तरह की वैरायटी की सब्जी या कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह है, उनके घर में बाजार से ही लाना पड़ते हैं। अपने फैमिली को क्यों नहीं अच्छा नरिश करा सकते हैं। और 750 स्क्वायर फुट कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। एक सीमेंटेड उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छा सर्कल की तरह से बना दिया है, और उसमें जो अलग अलग पैचेस है जहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज के हम लोग कुछ भी चीजें लगा सकते हैं, कोई अगर सलाद की चीजें लगा सकता है। बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट लगा। और सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है तो एक छोटा सा मतलब उनको आमदनी का जरिया है। महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से है, क्योंकि वो भी बहुत घर के घर में 100-200 रुपया उनका इनकम हो सकता है पर डे। लेकिन अपने खुद के भी बड़े परिवार के लिए अगर किसी के पास होता है तो बड़े फार्मर्स के लिए बहुत ही आइडियल चीज है। और मैं तथागत जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो भी अप्रोच रहती है वो प्रैक्टिकल रहती है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहती है। और उन्होंने करके बताया है, उनके मित्र भी कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इसके बारे में
पे थोड़ा सा डिजाइनिंग वर्क भी इसमें वीडियो पे आप डालेंगे, और मैं निश्चित रूप से अपने डेली मिलने वाले बड़े बड़े फार्मर्स को बताऊंगा कि आपके घरों में इस तरह के बैलेंस डाइट के लिए, आपके सब्जियों की पूर्तता के लिए, अपने परिवार के लिए तो भी ये बनाइए। ये बहुत अच्छी चीज है और मैं निश्चित रूप से इसको प्रसार करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद तथागत जी। इसके डॉक्यूमेंट्स मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो जी। वहां से आपको सारी चीजें भी पता चल जाएगी। और 750 स्क्वायर फीट जैसे आपने बोला बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं और हम जब लिस्ट बनाने जाएंगे तो कम से कम 40 तरह की चीजें उसमें से मिलेगी, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, भिंडी, गिलकी, लौकी, तुरई, करेला। शायद हमारी काउंटिंग कम हो जाए, इतनी चीजें हम उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल। और जब हम एकर्स की बात करते हैं तो आदमी घबरा जाता है, यार 5 एकड़ 10 एकड़। जब हम स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो आदमी को कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार 700 स्क्वायर फीट तो मैं यूं ही कर लूंगा। और फिर जब उसको उसमें से जब सब्जियां और मसाले, मिर्ची, जब वो बोलेगा कि खाना खाने बैठे यार 2 नींबू लेके आना, तो तुमको मैं अभी लेके आया, बाहर जाके 2 नींबू तोड़ना है, 4 मिर्ची तोड़ना है, और जब वो उसको खाएगा तो वो मिर्ची एक मिर्ची का काम नहीं करेगी उसका, चूंकि भाव अच्छा है और वो खुशी खुशी तोड़ के लाया है, तो वो 10 मिर्ची का काम करेगी। तो सर बहुत सारी चीजें हैं तथागत जी, उपलब्धता हो तो उसका उपयोग भी होता है। नहीं तो हम आलस कर जाते हैं कि चलो यार जो है उसी में आज दाल रोटी खा लेते हैं, आज सब्जी नहीं मिल रही तो। लेकिन आपने तो मतलब घर के बाहर ही छोटा सा गार्डन बना दिया है जो एवरीथिंग इज अवेलेबल। सब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू अनिल जी। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिंह साहब को। आवाज आई क्या? हाँ जी, हाँ। सभी को मैं नमस्कार प्रदर्शित करता हूँ। जो अभी जनाब ने बताया है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। सब काम कर सकते हैं और घर की दिनचर्या के लिए सब्जियां भी पा सकते हैं। तो मेरे मन में 1-2 प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनका निराकरण हो जाए तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। जैसे सब तरीके बताया कि इसमें हम लौकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, मिर्ची, इस तरह की चीजें हैं। तो सर जैसे मिर्चा है, बैंगन है, इनके तो पेड़ होते हैं, लेकिन लौकी है, तुरई है, चलिए करेला की बेल होती है, टमाटर की बेल होती है, उसको हम बांस गाड़ को चढ़ा सकते हैं। लेकिन लौकी की बेल है, तरोई की बेल है, ये बहुत लंबी है। यदि अगर फैलाई जाए ये खेतों में तो 25-25, 30-30 मीटर एक तरफ जाती है, तो वो एक दूसरी पेड़ पर न चढ़े, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो कुछ करना चाहिए। दूसरा ये जैसे केला का पेड़ लगाया मैंने सर, केले का पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया पड़ेगी, तो क्या आपकी छाया से जो उसमें पौध लगाई गई है तो उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या उन्हें फल ना लगे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी? अगर थोड़ा सा जानकारी इस पे मिल जाए तो। इसमें जो हमने जो गोले बनाए हैं उसमें 7 रास्ते हैं अंदर जाने के। उन्हीं रास्ते, वो करीब 1.5 से 2.25 फीट चौड़े हैं, और उन्हीं में दोनों साइड हमने बांस लगा के वो एक गोल मेढ़ा बना दिया है, ऐसा हमारे आर्च के शेप का। तो वो जो बेल है उसमें दोनों साइड वो बीज लगे हैं, 6-6 बीज लगे हैं, और वो जब ऊपर चढ़ेंगे तो उस आर्च में ही गोल घूम के इधर का इधर हो जाएगा, और वो जो फल है लौकी गिलकी वो उसमें से नीचे लटक जाएगा। सकती हूँ उसमें तो हाँ, वो जो 7 रास्ते हैं उन 7 रास्तों पे आर्च रहेंगे, और उन्हीं में वो बेल चलेगी। और जो जो दूसरा सवाल था मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या था? हाँ, बड़े पेड़ की छाया। तो बेसिकली जो अनाज वर्गीय जो फसलें होती है, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, इनमें छाया से बहुत अंतर पड़ता है। पर जैसे हल्दी हुई, हल्दी तो छाव में ज्यादा होती है, मतलब हल्दी और अदरक छाव में ज्यादा पैदा होती है। और कुछ फसलें जो उसमें और आसपास लगी, वो सब्जियां छाया में, गर्मी में उनमें ठंडक रहेगी, सीधी धूप नहीं पड़ेगी, सीधी गर्म हवा नहीं लगेगी। और इनको जो धूप चाहिए वो 2 से 2.5 घंटे दिन में यदि मिलता है तो इनका काम पूर्ति हो जाता है। तो यदि पेड़ की छाव भी है तो कहीं ना कहीं से वो जब सूरज घूमेगा तो उसको 2 घंटे की धूप तो मिल जाएगी, भले ही वो दिन भर 6-8 घंटे की ना मिले। तो उस 2 घंटे की धूप में वो पौधा अपना काम कर लेगा। और मोस्टली जो है उसमें यदि लहसुन, प्याज और हल्दी और अदरक और ये जो रूट्स वाली फसलें हैं, इनमें तो धूप की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। और जो बाकी फसलें हैं, टमाटर और ये सब, इनमें तो ये थोड़ा थोड़ा करके वो मैनेज हो जाता है। तो गुड आंसर्स, बहुत अच्छा आइडिया दिया तथागत ने। मैं सागी साहब को आमंत्रित कर रही हूँ।
नमस्कार। हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ, बहुत ही शानदार आइडिया दिए हैं। मेरे भी कुछ 2-3 प्रश्न हैं कि सेंटर में अगर ये पानी भरा है, ये तो पहले सीमेंट की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, पूरी पाथवे जो बना रखा है, फोटो में दिख रहा है। हेलो, ये सीमेंट का नहीं है, ये केवल मिट्टी का ही एक गोला है जिसको हम लोग पीली मिट्टी यदि हो तो उससे छाप सकते हैं। आपने तो फोटो दिखाया था उसमें ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट के बने हुए हैं पूरा, जिसमें मट्टी भरना है। वो गड्ढे जो है वो मिट्टी के ही खोदे हुए हैं, और वो चूंकि मिट्टी खुदी हुई है तो एकदम खड़ी दीवार जैसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, बीच में पानी भरा हुआ है तो वो पानी से सारा इरिगेशन हो रहा है, बाकी सबको? नहीं, वो केवल पानी है। वहाँ गड्ढा है, वो 3 फीट गहराई का और 6 फीट की गोलाई का गड्ढा है, जिसमें हम लोग हमारा भूसा भरेंगे, जैसे गेहूं का भूसा आ गया, चावल का भूसा आ गया, ये पूरा भूसा भरेंगे। तो वहां पे जो भी काम होगा वो उस गड्ढे में पानी जाएगा, तो वो जो है वो धीरे धीरे फिर कंपोस्ट बनेगा, तो वो खाद भी बनेगा वहां पे, और पूरा पानी उसमें जाएगा, कुछ बाहर भी मेरा प्रश्न है, इरिगेशन तो सारे उसमें ब्लॉक्स में करना ही पड़ेगा ना अपने को? हाँ, तो वो इरिगेशन का ऐसा है कि जो हम लोग एक हफ्ते में एक रास्ते से जा रहे हैं, तो हम लोग उस ब्लॉक में इरिगेशन करेंगे, और ऐसे घूम के जब आएंगे तो 7 दिन एक हफ्ते में एक ब्लॉक को पानी मिलेगा। ऐसे करेंगे तो 7 दिनों में 7 जगह पानी आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन टाइमर के थ्रू आप वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब वो जिसके पास जैसी सुविधा हो वो वैसा कर सकता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो हम लोग कई पौधे जिनको एक बाल्टी पानी लेके 2 बाल्टी पानी लेके तो चाहिए ही, मतलब खुद से भी इरिगेशन कर सकते हैं। हमने भी कुछ इस तरह का प्रयोग किया। ये देखे मेरे लैपटॉप से दिखता है क्या आपको? दिख रहा है क्या? पत्तों को भी दिख रही है? हाँ, ये पत्तों को भी ब्लॉक तो इसी तरीके से किए हैं। ये देखिए, ये पूरा है, ये पूरा है, ये बीच में इसको हम हटा के, ये जो है इसको हटा के हम इसको खाद का उपयोग बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सब्जियां, ये बैगन लग रहा है, कोथिंबीर लग रहा है, तो इसी तरीके से हमने डिवाइड किया, और इसी तरीके से बीच में पाथवे बना रखे हैं चारों तरफ। बहुत बढ़िया सब्जी ले रहे हैं हम लोग इस तरीके से। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जिस तरह की हमारे पास जगह है, सीखने को मिले, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा मैं मीटिंग के बाद अलग से। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रविंद्र पहलवान साहब को। ओपनिंग बैट्समैन रहता है, उसकी बहुत जवाबदारी रहती है, और जो 5 डाउन 6 डाउन पे आता है उसको केवल टारगेट जो रह गया है वो देखना है। अब टारगेट क्या रह गया है? 4 ओवर रह गए और रन बनाने 6। तो बैट्समैन की कोई जवाबदारी नहीं, वो तो बॉलर ऐसे बॉल देगा, ये 1 रन 2 रन पे नहीं जाएंगे, और अभी तो और बहुत सारे हैं। तो मेरे को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा आनंद लिया यार, और समय को बचाते हुए अगले वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं अब आमंत्रित करूंगी भुवन देशमुख जी, आप सुन रहे हैं? कीर्ति सेन, आप सुन रही हैं? आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्चुअली गंगा मंडल के बारे में तथागत तो अपने डॉक्यूमेंट डालने वाला है, पर अगर हमको और भी चाहिए तो यूट्यूब पे हम गंगा माँ डालते हैं ना, तो वैसे ही गंगा माँ और उससे जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट और जानकारी आ जाती है। बहुत बढ़िया जी। गंगा मंडल के बारे में पिछले 5 सालों से मैं जानता हूँ उसको, और वो काफी अच्छा कंसेप्ट है। मतलब वो कंसेप्ट ऐसा है कि इनिशियली तथागत जी ने बताया कि आपको शायद शुरुआत में आर्च की जरूरत हो, पर गंगा मंडल का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तो जो सबसे पहला जो सिंह साहब ने प्रश्न पूछा था, जो बीच वाला जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे का उपयोग क्या है? तो गड्ढा इरिगेशन के लिए ही यूज होता है। उसका कंसेप्ट कैसा है कि वास्तव में बेसिक कंसेप्ट ये है कि फसलों को पानी की जरूरत नहीं होती है। फसलों को पोषण के लिए और वृद्धि के लिए नमी की जरूरत होती है। तो पानी का उपयोग जमीन में नमी पैदा करने के लिए किया जाता है। तो गंगा माँ का जो कंसेप्ट है, इसमें जो बीच में जो गड्ढा किया जाता है वो नमी के लिए किया जाता है।
तो फसलें जैसे जैसे पैदा होती है वो अपनी, वो गंभीर से गड्ढा है तो पानी सभी जगह स्प्रेड होता है और सभी जगह समान रूप से इस पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो हमने बाकी के 7 गड्ढे किए हुए हैं और उसमें हमने उसमें सुपोषण मिट्टी डाली है, तो उसमें जो कीटाणु विषाणु पनपते हैं वो पूरे मंडल में एक छिद्र, छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, जिससे कि आसानी से पानी का प्रवेश होता रहता है। फसलें अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पानी ले लेती हैं। और इन 7 मंडलों पे जो कोने कोने पे वृक्ष लगाने का प्रोविजन ही इसलिए किया गया था कि वो वृक्ष उस पर बढ़े, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष के साथ में लग के आपको बेल लगाने का मौका मिलेगा और वृक्ष पे बेल चढ़ेगी और वो बेल एक छत बन जाएगी उस पूरे 30 स्क्वायर फीट के आर्च पे, वो छत बन जाएगी और उस छत के कारण से छांव रहेगी और उस छांव के कारण से फसलें आप सारी ले सकते हो। न केवल फसलें ले सकते हो बल्कि बीमारियों से भी फसलों को बचा सकते हो। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें कम पानी में, तुलनात्मक रूप से कम श्रम में और न्यूनतम खर्चे में, फ्री भी कंस्टेबल, कम खर्चे में ही अधिकतम आउटपुट लिया जा सकता है इससे। तो अच्छा कंसेप्ट है। ये अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में काफी इसका प्रचलन है। जो कुछ उद्यमी किसान हैं, छोटी जमीन जिनके पास में है, वो इस मॉडल का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया भुवन जी आपने, बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। कीर्ति सेन जी आप हैं, मधु गुप्ता जी आप हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ काफी अच्छा कंसेप्ट लगा, है ना, एकदम से मैथमेटिकल, वैसे बोलते हैं ना कि मैथ्स के इसमें हम कुछ उसमें घूम रहे हैं कि सर्कल बने हुए हैं, ट्रायंगल्स हैं और काफी सारा, मतलब ये है काफी अच्छा कंसेप्ट है, नेचर फ्रेंडली, वुमन फ्रेंडली, है ना, तो काफी अच्छा लगा मुझे कंसेप्ट, है ना। थैंक यू। हाँ, ये कीर्ति हमेशा एक नया शब्द, वर्ड तो इंट्रोड्यूस करती है और इसीलिए कीर्ति मुझे बहुत पसंद है। और उसने अभी कंसेप्ट यूज किया वुमेन फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली, है ना, बहुत ही गजब का। कीर्ति थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हर बार आप कीर्ति से बात करेंगे ना, एक नया तो आपको वर्ड मिलेगा जो आपको एकदम अंदर से चिंगारी सुलगा देता है, आपको सुलगा देता है वो वर्ड, वुमेन फ्रेंडली। रश्मि जी मेरी बात से सहमत होंगी। थैंक यू कीर्ति। मधु गुप्ता जी आप हैं, मधु गुप्ता जी आप हैं? हाँ मैं हूँ मैडम, गुड इवनिंग। लेकिन आप बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं ठीक से अभी सुना नहीं है मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अगली बार आपका इंतजार करेंगे और ये आपको YouTube पे भी मिलेगा जैसे भुवन जी ने बताया, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा जी। रश्मि जी आप कुछ कहना चाहेंगी खेती और वुमन फ्रेंडली खेती के बारे में? ये जो कीर्ति मैडम ने बोला अभी कि ये जो वुमन फ्रेंडली है, एक्चुअली वुमन फ्रेंडली खेती है ये, जो मैंने बोला ना बैलेंस डाइट, और तथा गज्जी ने बोला कि बैलेंस डाइट मिल रहा है उस फार्मर को, क्योंकि एज अ वुमन अपने को चिंता रहती है कि आज क्या बनाया जाए जिससे मेरे बच्चों को बराबर प्रोटीन मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो अब वो हर वुमन की चिंता रहती है कि एक अच्छे से एक खाना घर में बनना चाहिए जिससे सारा न्यूट्रिशन घर के सब लोगों को मिले। तो ये जो चीज है गंगा मंडल, इससे तो वो एक, अगर हर किसान अपने घर में अगर एक कर सके तो उसका जो है सब्जी का, अरे वुमन का जो टेंशन है उसका सब्जी का, ये एक निकल जाएगा कि उसको तो सब कुछ वो घर में लगा सक रही है। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो वो अपने ऐसे बाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ कुछ लगाती है, जैसे मिर्ची लगा दिया है, बैगन का झाड़, थोड़े बहुत बैगन के झाड़ दिख रहे, थोड़े बहुत टमाटर के झाड़ दिख रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ वो अपने बाड़ी में लगाती है। किचन के पीछे में जो उनकी बाड़ी रहती है घर के पास में, वहां पे वो लगाती है। तो अगर ये उसके खेत में, घर के पास खेत है और वो अगर ये कर पा रही है, तो वैसे भी वो रोज खेत में जाती है तो आते वक्त घर के लिए सारा सब्जी का भी लेके आएगी, यानी घर की जरूरत वो पूरी कर सकेगी। तो एक बहुत अच्छी चीज है गांव के वुमन के लिए तो है ही। और मेरी भी जो खेती है अभी मैं यहाँ पर, वहां पे मैं ये कंसेप्ट डेफिनेटली मैं डाल के इसको आजमाना चाहूंगी कि ये कैसे काम करता है करके। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है।
चीजें। आप थैंक यू रशीद। आप परिवार फ्रेंडली हो जाएंगे। देखो देखो विमेन जो रहते हैं ना, विमेन, अभी 8 मार्च को विमेन्स डे गया, तो मैंने एक दूसरी मीटिंग में विश्लेषण किया था कि वैदिक काल में विमेन का क्या स्टेटस था, तो इट वाज एन इक्वल स्टेटस। पौराणिक काल में इक्वल स्टेटस। हमारा विमेन का स्टेटस कब डाउन होना चालू हुआ, जब मुगल्स आए, मुस्लिम आए हमारे देश, 400 साल राज किया, और उसके बाद हमारा जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मत रखने की, हमारा विचार रखने की, वो उन्होंने अधिकार ही छीन लिया। फिर वो बुर्खा प्रथा, पर्दा प्रथा, और फिर अंग्रेज आए, पर फिर उसके बाद धीरे धीरे उत्थान वापस हो रहा है, और हमको अभी अपना अधिकार मिलने में अभी कुछ समय और बाकी है, मुझे नहीं पता कितना। पर मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ डॉक्टर चाहती हूँ कि हर वुमेन को बैलेंस डाइट के बारे में पता होना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना है ये पता होना चाहिए, और परिवार में किस व्यक्ति की कैसी तासीर है, ये मैंने आयुर्वेद से सीखा है, वात पित्त कफ, तो कैसी तासीर है व्यक्ति को, वैसा खाना मिले तो हमें दवाइयों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो मतलब विमेन का रोल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और विमेन को ये नॉलेज गेन करना भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए विमेन को फ्रीडम भी चाहिए, एक ठंडा दिमाग चाहिए, बहुत सारी फ्रीडम चाहिए ऐसा सोचने के लिए। तो ये जो तथागत का कंसेप्ट था, ये मतलब बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है कि हमारे घर के पास उपलब्ध है। मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और गांव के पेशेंट्स आते हैं, गांव वाले आते हैं, बोलते हैं हमको तो फल ही नहीं मिलते। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है, तुम्हें फल नहीं मिलते? तो मेरे को मतलब समझ नहीं आता था हो क्या रहा है, और वो समय ओपीडी का ऐसा है कि ज्यादा सोचने का भी समय नहीं, तो उनको फल के लिए शहर आना पड़ता है। मेरी सब कुछ समझ से बाहर था। पर ये वाला जो कंसेप्ट है, ये हम इसका प्रचार प्रसार बहुत करेंगे, और खास करके मैं अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको बताऊंगी, तो एक वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और मैं अब हमारी बहुत ही अच्छी मीटिंग का सार समझने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राम नारायण सूर्य जी को। अच्छा, उसके पहले एक चीज मैं बताना चाहूँ, जो सांगे साहब ने बोला कि वो सीमेंट क्या है, क्या, मुझे सीमेंट से इतनी नफरत है। वो मिट्टी और सीमेंट का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है। देखिए हमारी जमीन है ना, वो हमारी संपदा है, हमारी दौलत है। उसमें सीमेंट मिक्स हो जाए, उसमें केमिकल्स चले जाए, तो मेरा मन बहुत दुखता है। तो वो बीच में वो सीमेंट के तो बना ही नहीं सकते, इट हैज टू बी मिट्टी ओनली। ताकि भुवन जी ने इतना प्यारा कंसेप्ट दिया कि वो बैक्टीरिया उसको पोरस बना देते हैं, उसके अंदर चैनल्स क्रिएट कर देते हैं, तो सेल्फ इरिगेशन का प्रोसेस होता रहता है। तो सीमेंट का तो हमको नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, हमको रिवर्स गियर लगा के फिर वो मिट्टी के घरों पे आना है। कहाँ तक संभव है पता नहीं। सोनी जी प्लीज। संपूर्ण सभा को नमस्कार। तथागत जी को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है कि उनकी जो शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, उसमें रूरल डेवलपमेंट भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर है वो, रूरल डेवलपमेंट भी उन्होंने उसमें शामिल किया है। और ये आज के पूरे एपिसोड में लग ही रहा है कि रूरल डेवलपमेंट आपने ही किया है। मैं आपको वैदिक काल में ले चलता हूँ। वैदिक काल के समय ऐसा मानते हैं, जो बाद के एनालिस्ट हैं उन्होंने किया है, अगर बात का नहीं मैं शुरू से पकड़ूं तो ये था कि वैदिक पद्धति के अनुसार दो तरह की संस्कृति पहले से चली आ रही है। एक तो शहर या गांव में बसने वाले, उन्हें कहते थे ब्राह्मण, और जो जंगल में बसने वाले हैं वो
उनको कहा जाता था अरण्यक। ये दोनों संस्कृति समानांतर रूप से चलती थी। जैसे आपकी एजुकेशन में आपने ये पहले एजुकेशन लिया, ये सिटी डेवलपमेंट के हिसाब से पूरा आप सिविल इंजीनियरिंग आपने पढ़ ली है, फिर आपने जो दूसरी स्टडी की वो थी रूरल डेवलपमेंट की, तो ये अरण्यक हो गई। मैं ये मानता हूँ कि वैदिक काल की जो संस्कृति थी उस संस्कृति में आप उसको जमीन पे ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सबके लिए शुभ है, समाज के लिए शुभ है। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे हम 7 लोगों के बीच में बात हो रही है, 10 लोगों के बीच में बात हो रही है, लेकिन जैसे ये मीडिया पर जाएगी, सोशल मीडिया पर, तो निश्चित रूप से ये लोगों को और भी पहचान में आएगी। तो ये बात मुझे जो अच्छी लगी, ये इसमें मेरा मत था ऐसा। अब आपकी बात जो है आपने कही है उसमें से मुझे जो लगा ऐसा सार वो ऐसा है, सार तो निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने पहले से ही सार दे दिया है। क्योंकि आपने जो पावर पॉइंट का जो दिया है वो पावर पॉइंट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ तार्किक प्रश्न कोई जुड़ते नहीं है। कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में ऐसे आते हैं कि आपने जैसे बताया कि ये सर्कुलर है, आपका ज्योमेट्री सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर ज्योमेट्री जो है ये खेतों में उतनी अच्छे से काम नहीं कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि खेत हमेशा या तो चौकोर होते हैं या हल्के से ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं। उसे चतुष्सीमा जिसको बोलते हैं हम, 4 सीमाएं, और वो ये सीमाएं जो है ये लगभग रेक्टेंगल के आसपास होती है। तो इसमें अगर हम ये करते हैं तो इस साइड की जमीन इसमें छूटती है। एक बात जो क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है तो इसमें इसका सोल्यूशन भी है, वो आप बताएंगे, मुझे अभी विश्वास भी है कि जैसे आपने प्लो चलाया है, इस राउंड के बगल में से प्लो चलाना बहुत मुश्किल है। ये घर के आंगनवाड़ी की बात तो अपनी जगह है, तो ये अगर खेतों के बीच में हो तो इसमें प्लो चलाना हो या आपकी बोवाई करना हो या जो भी करना हो, ये उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस ज्योमेट्री को क्या बदला जा सकता है? भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं फिनिश करता हूँ। एक बात, ये दूसरा आपने 30 फीट बताया कि 30 मीटर बताया? 30 फीट है, 30 फीट डायमीटर। 30 फीट के हिसाब से ये 100 स्क्वायर फीट हो रहा है, 700 स्क्वायर फीट नहीं हो रहा है। पाई डी अगर मैं देखूं तो 100 स्क्वायर फीट है। मैं क्योंकि वो भी मैथमेटिकल है, इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग से हूँ, तो ये 100 स्क्वायर फीट होता है। आप अगर 750, जैसे मैं सुन रहा था बार बार कि 750 स्क्वायर फीट का अगर आप देना चाहते हैं ज्योमेट्री, तो वो इससे कुछ डिफरेंट होगी, मुझे ऐसा लगता है। एरिया सर्कल का जो एरिया आता है वो अपना पाई आर स्क्वायर रहता है, और यदि हम डायमीटर की टर्म्स में निकाले तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो पाई इंटू 30 का स्क्वायर बाय 4 करेंगे, 700 हो रहा है। हाँ, मतलब 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर मतलब बाय 4 करेंगे, 25 इंटू 300, 600 650 के करीब होते हैं। एनीवे 700 स्क्वायर फीट जो है ना, ये 700 स्क्वायर फीट आपका सफिशिएंट है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात में बड़ी आपको वैदिक काल की फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि वैदिक काल में जो ऋषि हुआ करते थे वो साधु की तरह नहीं थे, कि वो सन्यासी नहीं थे। ऋषि जो थे वो बकायदा परिवार का एक मुखिया सदस्य होता था, और वो सारी चीजें जो अभी सन्यासी लोग कर रहे हैं वो ऋषि स्वयं करता था, और परिवार उसका वही मौजूद होता था। और जो आप एग्जैक्टली बता रहे हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो निश्चित रूप से उस आश्रम की पद्धति के अनुसार ही आपका ज्योमेट्री है। मैं बहुत इस बात से बहुत अच्छी लग रही बात। तो महेंद्र सांगी जी को ये बातें शायद बहुत अच्छी इसलिए लग रही हैं, वो क्योंकि वो भी गार्डनिंग में बहुत रुचि रखते हैं और वर्टिकल गार्डन वो डेवलप करते हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं। उनका भी ये अनुभव जो उन्होंने सुनाया वो भी बहुत प्रैक्टिकल है।
सिंह साहब ने जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे आपने तथागत ने दिए हैं कि वो छाया होती है या धूप होती है। तो आपने सपोज कोई अल्टरनेटिव आपने कुछ वहाँ बोया है तो आपको उसका नेचर पता होना चाहिए कि जो शेडो लविंग प्लांट्स जिसको आप एग्रीकल्चर ये कहता है या आपकी हॉर्टिकल्चर कहता है, हॉर्टिकल्चर कहता है कि शेडो लविंग प्लांट है, तो वो शेडो लविंग उनको पता होना चाहिए कि इसके बजाय आप हल्दी और अदरक के बजाय हम कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, वो उनको वैसे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये एक बात थोड़ा स्टोर कर दें कि आपने जैसे ज्योमेट्री और जो स्ट्रक्चर बना लिए, उन स्ट्रक्चर में आपने ये बोला कि उसी समय उसमें खाद बनाने के लिए गौमूत्र डालें, स्लरी, सब चीजें उस समय डालें। तो जैसे ही ये डालते हैं वैसे ही वो अभी खाद नहीं बना है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको पहले महसूस हुई क्या? क्योंकि उसको सड़ने में जहाँ तक मुझे ये पता है कि वो कम से कम 1.5 महीना लगता है, तो चाहे आप बेसिकली जो हम लोग जो सर्कल के अंदर जो मिट्टी भरेंगे, जो हमने फोटो में देखा था, जो बॉक्सेस हैं जिसकी मिट्टी 9-9 इंच की निकाली हुई है, उसमें फिर हम लोग मिट्टी, और यदि बहुत ज्यादा क्लेई मिट्टी है तो उसमें थोड़ी सी सैंड और खाद मिला के फिर उसको हम लोग भरेंगे। और खाद मतलब उस समय जो मिलेगा सबसे पहले मिट्टी में, वो तो पका हुआ खाद मिलेगा, जो 3-4 महीने आपको पहले से खाद उसमें डालना पड़ेगा। हाँ, खाद तैयार करके रखना पड़ेगा। और बाद में जो हर हफ्ते जो अपन उसमें न्यूट्रिशन के लिए चीजें डालेंगे, वो डलेगा अमृत जल, मतलब उसमें 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ के साथ 3 दिन तक उसको अपने को हिलाना है, रोज सुबह शाम 1 ड्रम में हिलाना है। हाँ, स्टर करना है सुबह शाम 3 दिन तक। और 4th डे अपने को उसको एस स्लरी खेत में, ये हमारे जो प्लॉट है उसमें अप्लाई करना है। तो ये जो है ये नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लरी फॉर्म में है और गोबर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बहुत कम है, 1 किलो ही है 10 लीटर में। और इसको यदि हमको स्प्रे करना है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलेगा, उस 1 लीटर अगेन 10 लीटर पानी में मिलेगा और फिर स्प्रे होगा। तो ये बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में फार्म पे जाएगा। तो ये जो है गोमूत्र जो हम बोलते हैं यूरिया होता है, जो पत्तों को जलाने का काम करता है, वो चूंकि ऑलरेडी बहुत डाइल्यूट हो जाएगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल सही। एक बात जो आज में 2 शब्द मिले हैं, जैसे पुरी साहब ने पहले हमें 2 शब्द दिए थे कि पुरी साहब लगता है कि कहीं चले गए, कि उन्होंने पहले ये कहा था कि भाई प्याऊ, उन्होंने वो शब्द दिया था। इस तरह अभी 2 चीजें और आई कि भाई ये वुमन फ्रेंडली हो, और दूसरा ये इको फ्रेंडली भी है, और नेचर फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली भी है। मेरा ये मानना है कि ये सोशल फ्रेंडली भी इसलिए है कि कोई भी आएगा तो उसे इतनी वैरायटी एक घर में कम से कम देख करके ये पसंदता होगी। तीसरी बात सबसे बड़ी अच्छी ये लगी कि यू आर गोइंग डायरेक्टली इनटू ए फ्रेश नेचर, वहाँ कोई केमिकल पहले से है ही नहीं, और उसके बीच में आप रह रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आप आसपास लगाए रखे हैं, तो ये हमारे लिए वेंटिलेटर्स हैं। बहुत अच्छा आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे जी एक बात आई थी कि वो किसान लोग भी इस मॉडल पे काम करते हैं क्या? तो हाँ, मॉडल अच्छा है, मॉडल पे काम कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास अगर ज्यादा जमीन हो तो डेफिनेटली वो ये सारे काम, इस मॉडल में सारे काम हाथ से होने एक बार गड्ढा खोदने के बाद। तो बड़े जिनके पास ज्यादा जमीन है शायद उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, और जरूरी नहीं है कि इस मॉडल को एज इट इज आप अप्लाई करो। इसी मॉडल पे काम हो रहा है अलग अलग नाम से, जैसे आपने त्रिस्तरीय खेती का नाम सुना होगा या पंचस्तरीय खेती का नाम सुना होगा, तो उस रूप में भी काम हो रहा है। और बेसिक कंसेप्ट गंगा माँ मॉडल वाला ही है उसमें भी, कि सबसे ऊपर जो आप लेयर दे रहे हो वो उसमें वृक्ष भी हैं, जमीन के अंदर उगने वाली फसलें भी हैं, जो कंद जो होते हैं, और बेलें भी हैं उसमें, और कुछ औषधि पौधे भी हैं।
तो वो इसी कंसेप्ट पे कम हो सकता है। पर गंगा माँ इसलिए बहुत ज्यादा सब छोटे परिवारों की आवश्यकताओं के लिए, एक परिवार की पोषण हो जाए, उसका ये आदर्श मॉडल है गंगा माँ। और उसको राउंड इसलिए रखते हैं ताकि एयर और सनलाइट वो हर पौधे तक लगभग उचित मात्रा में प्रॉपर पहुंच जाए। तो आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है। एग्जैक्टली अगर कहीं पॉसिबल नहीं भी है तो इसका कंसेप्ट वही है कि आपको एक पानी का एक सोर्स ऐसा आपको रखना पड़ेगा जहाँ पर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके अलावा आपके पास वृक्ष भी लगा सकोगे आप और बेलें भी लगा सकोगे। ये उसका बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। भगवान जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपना जैसे अनुभव लेंगे उसके हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है कि एक बार वो सब्जेक्ट का हमने लॉजिक समझ लिया तो हम अपने अनुभव के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं धर्मेंद्र जी को निवेदन करूंगी कि आप अपने विचार भी रखें। और हाँ जी, सभी को नमस्कार। अभी तो इसके ऊपर तो सोनी साहब ने सभी कुछ बता दिया है ऑलरेडी, तो मुझे बताने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। फिर भी ये जो कंसेप्ट है काफी वैज्ञानिक तरीके से डेवलप किया गया लग रहा है, मतलब गाँवों के हिसाब से। और उसको अगर यूज करेंगे तो आज जैसे काकाणी जी नहीं है तो काकाणी जी और रश्मि जी वगैरह ये काफी इसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं हमारी। और हम भी जहाँ पर अपने किसान भाई जो हमारे संपर्क में हैं, हम उनको ये बता सकते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो जो इवन हम सिटी में रहते हुए हम अलग अलग तरह की और फ्रेश सब्जियां नहीं खा सकेंगे, वो हमारे किसान भाई वहां पर अगर स्वयं उगाएंगे तो वो खा सकते हैं और उनको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल पाएगा उससे। बस यही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। मैं ये ग्रुप की विशेषता बताना चाह रही हूँ कि इसमें इतने सारे इंजीनियर्स हैं और सब अपना इनोवेटिव दिमाग खेती में लगा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट के हैं, कुछ पॉलिटिक्स में भी हैं। तो इतना प्यारा जैसे गुलदस्ता बोलते हैं ना जिसमें हर चीज है तो बहुत ही इफेक्ट वो है। और तथागत का ये कंसेप्ट हम पूरे देश में फैलाना चाहेंगे। और मतलब सबसे ये भी वो है कि एक हमारे देश में जो समस्या आ रही है कि जनसंख्या वृद्धि इतनी हो रही है कि जमीन ही खत्म हो रही है। और तथागत का जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो भी रहा है कि नो माइंड शुड बी वेस्टेड एंड नो लैंड शुड बी वेस्टेड, है ना उसका। तो जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतनी जमीन घरों के इस्तेमाल के लिए खत्म होती जाएगी, उतना हम जमीन को पॉल्यूशन भी बढ़ाते जाएंगे। तो हमको जनसंख्या निवारण भी करना है। दूसरा कि मतलब मेरी ऐसी इच्छा है कि कम से कम हर घर में तो ऐसा नहीं हो सकता, एक कॉलोनी में तो हो सकता है। एक कॉलोनी में एक एरिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉलोनी का अगर स्ट्रक्चर मैं इमेजिन करूं एज अ पीडियाट्रिशियन तो मुझे बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी